नमस्कार। वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोगों को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों को अपडेट किया जा रहा है। आज के जो चैनल आज का जो लेक्चर है, आज का जो हम लोगों का वीडियो है, एपिसोड है, उसमें हम लोग एक बर्निंग इशू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है मेरा? आफ्सा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूं मैं। हाल ही में 4 दिसंबर को असम में जो आर्मी की पारा कमांडो यूनिट है, उसको ध्यान करिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट में असम है, वहाँ पे जो पारा कमांडो यूनिट है आर्मी की, उनको जानकारी मिली कि नागालैंड में कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ की कोशिश की जा रही है। कुछ आतंकवादी संगठन वो कुछ गतिविधि करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुरंत ही असम से कमांडो यूनिट, आर्मी की पारा कमांडो यूनिट जो है वो नागालैंड की तरफ जाती है। हाँ, और जब वो जा रही होती है तो वो नागालैंड में उस समय किसी भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो वहाँ पे आर्मी यूनिट का वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे कुछ ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी यूनिट वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाकर वो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादियों को वो मार देती है, सो कॉल्ड आतंकवादियों को वो मार देती है। बाद में क्या पता चलता है कि ये जो 12 से ज़्यादा जो मरे हैं, हाँ, बाद में पता चला कि वो लोग नागालैंड के एक आम नागरिक थे, कॉमन सिटीजन्स थे, जो कोल माइन से वापस अपने घर जा रहे थे। तो खराब इंटेलिजेंस इनपुट के कारण आर्मी यूनिट ने इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया। तो इस पर काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ। 4 दिसंबर की बात है, काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ। बोला गया कि आफ्सा को हटाने की बात की गई है, ऐसा कोई इसका रेलेवेंस नहीं रहा। लेकिन 31 दिसंबर को नागालैंड में आफ्सा को और बढ़ा दिया गया। असम में आफ्सा अभी चल रहा है। तो ऐसी क्या बातें हो गई कि जो आर्मी के पर्सनल्स वहाँ पे गए, उन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को मारा, लेकिन तब भी उनका कुछ हुआ क्यों नहीं? उन पे कुछ लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, और आफ्सा की ज़रूरत क्यों है? हाँ, आफ्सा किस टाइम बना? अभी आफ्सा से रिलेटेड क्या चल रहा है? ये सारी जानकारी हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाँ, आफ्सा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे यही लिखा है कि नागालैंड में ये हादसा हुआ था। लेकिन अब देखिए, ये नागालैंड में जाकर उन्होंने किया और कुछ हुआ क्यों नहीं? उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? आफ्सा के अंडर, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर, आर्मी पर्सनल और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को जो इन डिस्टर्ब्ड एरियाज में तैनात हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ पे वो तैनात हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है। क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है? उनको कुछ पावर्स हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन है। मतलब वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी किल कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि सामने वाला कोई इंडिविजुअल है, वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है या कर सकता है। ये बोला क्यों गया? बोला इसलिए गया, मान लीजिए कोई आर्म पर्सनल है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं आर्मी के, वो मार्केट में तैनात हैं। प्रोटेक्शन किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, मेरी और आपकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात हैं। उनको क्या लगा, 24 घंटे तैनात हैं, उनको क्या लगा सामने से कोई इंडिविजुअल आ रहा है, वो सुसाइड बम्बर हो सकता है। तो ये लॉ उस आर्मी पर्सनल को ये हक देता है, ये अधिकार देता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि वो सुसाइड बम्बर है, उसको आप मार दीजिए। ठीक है, बेटर है आप एक को मार दीजिए
इन कंपैरिजन टू 20 इनोसेंट सिविलियंस मरे। और अगर आप उसको मार देते हैं तो आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि मतलब जो आर्म पर्सनल्स हैं वो किसी को भी मार सकते हैं। उनको ये अधिकार है कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी जगह को वो सर्च कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार उनको दिए गए हैं। और अगर समझ लीजिए उस आर्मी पर्सनल ने वो इंडिविजुअल को मार दिया, सुसाइड बॉम्बर, बाद में पता चला कि वो सुसाइड बॉम्बर तो था नहीं, उसके पास सिर्फ एक सिंपल बैग था, तो वो क्या हुआ, वो इनोसेंट बन गया, सुसाइड बॉम्बर नहीं था, वो तो इनोसेंट सिविलियन हो गया और फालतू में मर गया। लेकिन इसमें उस आर्मी वाले की भी गलती नहीं है ना, क्योंकि सामने 1000 सिविलियंस खड़े हैं, उसके ऊपर उन 1000 सिविलियंस का दामोदार है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने उस सुसाइड बॉम्बर जो उसको लगा मार दिया, तो बाद में पता चला कि वो तो सिविलियन था, लेकिन तब भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ध्यान करिएगा, आर्मी पर्सनल्स को किसी को भी मारने का अधिकार है, किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार है, किसी को भी कहीं भी जगह सर्च करने का अधिकार है विदाउट एनी वारंट। अगर इस दौरान उनसे कोई गलती हो जाती है, किस दौरान, किलिंग के दौरान, अरेस्ट के दौरान, सर्च के दौरान कोई गलती हो जाती है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन देने की इनको ज़रूरत नहीं है। जैसे समझ लीजिए जो वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। नागालैंड में भी सेम हुआ, आर्मी पर्सनल असम से नागालैंड घुस गए, वहाँ पे उन्होंने मार दिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो लॉ है आफ्सा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, वो उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 के दौरान, तो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनिंगथो, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनिंगथो, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पारित किया, उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया, एक ऑर्डिनेंस पारित किया। ये मतलब लॉ भी, उस समय एक्ट नहीं था, उस समय वो अधिनियम नहीं था। लॉर्ड लिनिंगथन ने एक ऑर्डिनेंस पारित किया। हाँ, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन को कंट्रोल करना, भारत छोड़ो आंदोलन को कंट्रोल करना। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 1947 में 4 ऑर्डिनेंस पारित किए गए जिसके थ्रू आफ्सा का निर्माण हुआ, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट का निर्माण हुआ। ठीक, 1948 और 1958 में इसको एक्ट बनाया गया। उसके बाद 1958 में भी पार्लियामेंट के द्वारा उस समय के जो होम मिनिस्टर थे जीबी पंत, उन्होंने इसको एक वैधानिक मान्यता दे दी, उसको एक वैधानिक मान्यता दे दी। इसीलिए हर समय क्या बोला जाता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में जो आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये आफ्सा का बेसिक कॉन्सेप्ट उभरा था। ठीक, अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, भारत तो आज़ाद हो गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी कि असम जो क्षेत्र था, असम में जो नागा हिल्स थे, उस समय जो नागा हिल्स असम के अंदर आ रहा था, असम का जो रीजन है, असम में जो नागा हिल्स हैं वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही थी। ठीक, तो वहाँ पर आर्मी का होना बहुत ज़रूरी हो रहा था, उनको स्पेशल पावर्स देना बहुत ज़रूरी था उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। इसीलिए आफ्सा का गठन किया गया, उसको और इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। ठीक, जब ये शुरू में आफ्सा बना था तो इसका नाम क्या था, आर्म्ड फोर्सेस असम मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे जैसे बनते गए, ये सब आफ्सा के अंडर आते चले गए। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हम लोगों ने बोला डिस्टर्ब्ड एरिया, जहां पे कुछ मतलब परेशानी चल रही है, आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। 1972 में इसका आफ्सा का अमेंडमेंट हुआ था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट का, इसको दोबारा से चेंज किया गया। इसमें सेक्शन 3 के अंतर्गत ये बोला गया कि डिस्टर्ब्ड एरिया का गठन मतलब इसके बारे में नोटिफिकेशन कौन जारी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जारी कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में नोटिफिकेशन। ये सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये न्यूज़ में आता है। ठीक है, अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया होती क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया होती क्या है? आफ्सा का सेक्शन 3 है, इसके अंतर्गत डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है कि कोई रिलीजियस ग्रुप हो, कोई रेशियल ग्रुप हो, कोई लैंग्वेज का ग्रुप हो, कोई रीजनल ग्रुप्स हो, कास्ट हो, कम्युनिटी हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, मतलब दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहे बार बार और इनोसेंट सिविलियंस की मौत हो रही है तो उसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टर्ब्ड एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया मैं फिर से बताऊंगा कौन इशू कर सकता है नोटिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नर कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नर किसका? स्टेट्स का, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, गवर्नर इशू कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये सभी लोग डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। और डिस्टर्ब्ड एरिया का नोटिफिकेशन इशू होने के बाद आर्मी को वहां भेजा जाता है किसकी सहायता के लिए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए आर्मी भेजी जाती है डिस्टर्ब्ड एरिया में। किसकी सहायता के लिए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए। लेकिन ध्यान करिएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए भेजी जाती है, लेकिन आर्मी को पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर समय जानकारी दें। यही देखिए पैराडॉक्स है, आयरनी है। ठीक है, ज्यादातर देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग, गवर्नर इशू करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर इशू करेगा। लेकिन ज्यादातर क्या देखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वही ये तय करेगा कि किसी एरिया में आपसा लगना है या हटना है या फिर उसको बढ़ाना है कि घटाना है। डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग बढ़ाना है या घटाना है, ज़्यादातर कौन तय करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन कभी कभार ये पावर गृह मंत्रालय स्टेट्स को भी दे देता है कि आप अपने लेवल पे तय कर लीजिए कि आपसा रखना है या हटाना है, डिस्टर्ब्ड एरिया आपसा के अंडर आपको बढ़ाना है या घटानी है, ख़त्म करना है। ये सारा टैग ज़्यादातर गृह मंत्रालय के पास रहता है, लेकिन कभी कभार ये पावर गृह मंत्रालय स्टेट्स को भी दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही तय करेगी कि डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में उसको क्या फैसला लेना है। ठीक है, अभी राइट नाउ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ एरिया हैं, जैसे तिरप डिस्ट्रिक्ट हो गया है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट हो गया है, महादेवपुर पुलिस स्टेशन हो गया है, इन सब जगह आफ्सा भी लगा हुआ है। हम ध्यान करेंगे ये सारे रीजन्स, ये सारे अभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किससे अभी लगे हुए हैं? असम से लगे हुए हैं। असम से लगे होने के कारण अभी इनमें आफ्सा लगा हुआ है। ठीक है, मणिपुर और असम में डिस्टर्ब्ड एरिया या फिर आफ्सा से रिलेटेड वो पावर किसको दे दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर दे दी गई है। त्रिपुरा को ये पावर दी गई थी, त्रिपुरा ने 2015 में अपने राज्य से आफ्सा हटा दिया है। मेघालय जो था 27 साल से आफ्सा के अंडर था। 1 अप्रैल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेघालय से आफ्सा को हटा लिया है। सिर्फ
असम से लगे हुए 20 किलोमीटर एरिया में आफ्सा लगा हुआ है। अभी सिर्फ असम से लगे हुए 20 किलोमीटर में आफ्सा लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर रीजन में अलग ही वहाँ पे एक्ट है, जम्मू कश्मीर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। ध्यान करेंगे, जम्मू कश्मीर में एक अलग ही एक्ट काम करता है, JNK आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। इन जनरल कौन सा है? 1958। JNK में कौन सा यूज हो रहा है? 1990। ठीक, अब ये तो हमने देखा कि आफ्सा से का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी कोशिश की जा रही थी, इंडिया एक नया देश था, ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तो काफ़ी कोशिश की जा रही थी इंडिया को तोड़ने की। तो उन आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए आफ्सा का बहुत बड़ा रोल रहा है। आर्मी ने बहुत अपना सेक्रीफाइस किया है, बहुत योगदान दिया है इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में, भारत के टुकड़े होने से बचाने में, भारत की जो इंटीग्रिटी है, भारत का फ्रीडम है, इन सब को बचाने में, सिविलियंस के राइट्स को बचाने में आफ्सा का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी देखा गया कि इस चक्कर में, इस पूरे सिनेरियो में सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी काफ़ी डेथ हुई है, उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, काफ़ी सारी उनको हरासमेंट भी फेस करनी पड़ी। तो अब के सिनेरियो में आफ्सा से रिलेटेड काफ़ी सारी रूलिंग्स आई हैं कि अब आफ्सा को टोन डाउन करना चाहिए एट्सेट्रा, और आफ्सा पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाने लगी है। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, वेरियस अदर हम लोग जजमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला कि आफ्सा जो है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संवैधानिक रूप से वो उसकी वैधता साबित होती है। लेकिन साथ साथ में उसने कोई गाइडलाइंस बोली कि आर्मी को लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बोल दी कि ये करिए और ये मत करिए। मतलब क्या बोल रहे हैं, समझिएगा, उस पर रेगुलेशन की बात करना शुरू की कि भाई अब आप ये काम करिए और इस पे थोड़ा सा अपने आप पे रोक लगाइए, डूज एंड डोंट्स की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इस जजमेंट में कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, लेकिन ये करिए और इस पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए। एक और केस में इंद्रजीत बरुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम में ये बोला गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अपहेल्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। ये बोला गया कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य मतलब क्या होता है? सरकार। राज्य की जिम्मेदारी है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। और वो अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 21 में जो अधिकार है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करना स्टेट का अधिकार है। मतलब कहीं ना कहीं इसने आफ्सा पे बोला कि जहाँ पे भी आफ्सा लगता है वहाँ पर सिटीजन्स के मूवमेंट को रोक दिया जाता है, उनको सही से मूव नहीं करने दिया जाता है। जैसे उनके सिविलियंस की किलिंग हो जाती है, कभी उनको चोट लग जाती है, तो ये सब क्या हो रहा है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे कहीं ना कहीं चोट पड़ रही है। तो इंद्रजीत बरुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम में ये बोला गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप आतंकवादी गतिविधियां भी रोकिए, लेकिन साथ साथ में सिटीजन्स को भी देखिए। ये चीज बोली गई। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, कमेटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ, जिसको बहुत ही फेमस जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 भी बोला जाता है। इसमें इसने साफ साफ बोला कि जहां जहां आफ्सा लगा है वहां पे सेक्सुअल वायलेंस बहुत बड़े हैं, सेक्सुअल वायलेंस आर्मी के थ्रू बड़े हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला इमीडिएटली आफ्सा को हटा दिया जाए। ये रिकमेंडेशन दी जस्टिस वर्मा कमेटी ने। उन्होंने बोला जहाँ जहाँ पर भी आफ्सा लगा है वहाँ पर भी वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, और चूँकि उन पर कोई केस नहीं हो सकता आर्मी वालों पर, तो वहाँ के सिटीजन्स में आक्रोश बढ़ रहा है आर्मी के खिलाफ। हाँ, तो
कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है कि आफ्सा पर अब रोक लगाई जाए, ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई, उसने उस गवर्नमेंट के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने तुरंत ही एक पैनल का गठन किया और ये बोला कि ये पैनल का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये देखा जाए कि नागालैंड से आफ्सा हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, नागालैंड से आफ्सा हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। ये कमेटी की रिपोर्ट क्या चल रही है, अभी पेंडिंग चल रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट जज के, माननीय सुप्रीम कोर्ट जज के एक माननीय जज हैं, उनकी कमेटी है बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। ये 2005 में बनी थी अंडर यूपीए गवर्नमेंट। इन्होंने भी ये बोला कि आफ्सा को हटा दिया जाए, इन्होंने भी बोला अब के सिनेरियो में आफ्सा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बोल क्यों रहे हैं सभी लोग कि अब आफ्सा की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसका बेसिक रीज़न ये है कि आफ्सा की ज़रूरत थी क्यों, जब आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा थी। इस पूरे दौरान आफ्सा के अंडर आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। उसका नतीजा ये है कि अब नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज़ी से नीचे गिरी हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पे अब शांति है तो आफ्सा की ज़रूरत नहीं है। तेज़ी से गिरावट का मतलब समझिएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही कह रही है कि 1999 में कितने आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, 1743 आतंकवादी गतिविधियां हुई थी। वही चीज़ घटकर 2021 में कितनी आ गई हैं, 135। ठीक है, तो हम लोग देखिए नोटिस कर रहे हैं कितनी तेजी से ये डिक्लाइन हुआ है। मतलब अभी बहुत ही ना के बराबर आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो ज़रूरत है कि अब आफ्सा को धीरे धीरे विड्रॉ किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे विड्रॉ किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इस फैक्ट को देखते हुए विड्रॉ कर जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, जैसे नागालैंड में केस हो गया, लेकिन तब भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो आफ्सा का टैग है जो हर 6 महीने में इशू किया जाता है, उसको एक्सटेंड कर दिया है नागालैंड में। जैसे देखिए दिसंबर 30 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड में आफ्सा को बढ़ा दिया। रीज़न क्या दिया कि जो कंडीशंस हैं बहुत ही अभी वोलेटाइल हैं, बहुत डेंजरस हैं, और सिविल पावर को हेल्प के लिए आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें ध्यान रखना है कि हर 6 महीने में ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग है ये रिन्यू किया जाता है, और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रिन्यू किया है। इसीलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और, कुछ साल पहले तक जब हर 6 महीने में डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में बोला जाता था कि अब यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया है, इसमें इसका हम लोगों को 6 महीने के लिए और यहाँ पे आफ्सा लगेगा। तो जब ये बढ़ता था तो उसके रीज़न दिए जाते थे। रीज़न में क्या दिया जाता था कि कितने आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, यहाँ पर कितने आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर 6 महीने में डिस्टर्ब्ड एरिया का जो टैग है एरिया में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना अब वो बंद हो गया है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितने आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। जैसे हम देखेंगे कि नागालैंड में हर बार सेम टेक्स्ट यूज़ होना शुरू हो गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश में भी सेम टेक्स्ट यूज़ हो रहा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प के लिए आफ्सा का लगना ज़रूरी हो रहा है। ठीक है, फिर ये बोला जा रहा है कि जैसे समझ लीजिए, हालांकि असम में आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम हुई हैं। जैसे 2000 में 536 थी, वो घट के
अब कितनी हैं? सिर्फ 17 रह गई हैं। 17 मतलब सिर्फ 17 बार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, रीज़न क्या दिए गए हैं कि जो असम है वो वेरियस स्टेट्स जैसे बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, म्यांमार, भूटान, इन सब से घिरा हुआ है और ये ज़रूरत है कि यहाँ पर और प्रोटेक्शन दी जाए। ये भी बोला गया कि यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल मुजाहिदीन एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पर एक्टिव हैं। ये सारे रीजंस दिए गए असम में आफ्सा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यही चीज़ हम लोग देखिए मणिपुर में भी देख रहे हैं। मणिपुर में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो 2008 में कितनी थी? 740। अब वो घट के कितनी हो गई हैं? 72 2008 में और 2021 में 740 से 72 हो गई हैं। लेकिन उसमें भी गवर्नर ने मणिपुर में आफ्सा को बढ़ाने की मांग की है ताकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर हेल्प हो सके। हम ध्यान देंगे कि कहीं पर भी कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अब एक इन जनरल बोला जा रहा है आफ्सा को बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि भाई आफ्सा जो है स्टेट्स बढ़ाने की मांग करते क्यों हैं? मेन रीज़न तो ये है ताकि आतंकवादी गतिविधियां वहाँ पर कंट्रोल की जा गए। लेकिन उसके अलावा एक रीज़न और है, वो ये है कि 1995 से सेंटर जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इस स्कीम के अंदर जहां जहां आफ्सा लगा है वहां पर अगर वो राज्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, समझ लीजिए उसने ब्रिज बनाया, समझ लीजिए उसने रोड बनाई, तो उस ब्रिज बनाने का, उस रोड बनाने का, वो फेंसिंग करने का 90% खर्चा कौन ले लेता है? सेंटर ले लेता है। तो उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और उसका खर्चा कौन कर रहा है? स्टेट करता है, सॉरी सेंटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले अगर हम 7 साल देखें तो 7 सालों में एसआरई स्कीम के अंदर नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट मिजोरम एंड सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट मिजोरम और सिक्किम, जहां जहां आफ्सा नहीं लगा है वहां पर कितना खर्च हो चुका है एसआरई स्कीम के अंदर? 2001 करोड़। 2001 करोड़। तो ये एक मेजर रीजन है ताकि स्टेट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग मिलती रहती है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने आफ्सा के बारे में जानकारी ली। आप लोगों को ये कैसा लगा जानकारी? इसमें आप लोग क्या और जानना चाहते हैं? किसी और टॉपिक के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एडोबिस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सामने मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है 9219052945। यहाँ पर भी इसको आप लोग इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि वो उस पर वीडियो बनाया जाए तो वो टॉपिक आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को, ताकि उस पर हम लोग आप लोगों को और जानकारी दें। इसी तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम आप लोगों को और टॉपिक्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। साथ में बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल एडोबिस एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उससे आप लोग जानकारी हासिल कर सकें। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।